शुरुआत होती है समुद्र के बीचों बीच बनी एक ऐसी जेल जहां से भागना तो दूर, सोचना भी गुनाह था। लेकिन फ्रैंक मॉरिस नाम के एक खूंखार अपराधी ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। यह कहानी है साहस की, दिमाग की और आज़ादी की ललक की। फ्रैंक मॉरिस को अमेरिका की सबसे कुख्यात हाई सिक्योरिटी जेल एल्काट्राज में भेजा जा रहा था। यह जेल सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी में एक आइलैंड पर स्थित थी, चारों ओर ठंडा और खतरनाक समुद्र। इतिहास गवाह था कि इस जेल से कोई कैदी कभी नहीं भाग पाया था। लेकिन फ्रैंक का रिकॉर्ड कुछ और ही था। वह पहले भी कई जेलों की दीवारें तोड़ चुका था। जेल में दाखिल होते ही फ्रैंक की तलाशी ली गई और उसे उसकी सेल में भेज दिया गया। अगली सुबह नाश्ते के दौरान उसकी मुलाकात लिटमस नाम के एक बुजुर्ग कैदी से हुई जिसने एक चूहे को पालतू बना रखा था। तभी फ्रैंक की नज़र वुल्फ नाम के एक खतरनाक कैदी पर पड़ी जो उसे खुलेआम भड़का रहा था। फ्रैंक ने उसे नज़रअंदाज किया और लिटमस से बातचीत जारी रखी। इसके बाद फ्रैंक को वार्डन के कमरे में बुलाया गया जहां उसे धमकी दी गई कि भागने की कोशिश मत करना क्योंकि यहां से कोई नहीं भागा। लेकिन इसी मुलाकात के दौरान फ्रैंक ने चुपके से वार्डन के कमरे से एक नेल कटर चुरा लिया। ये छोटी सी चीज थी, पर फ्रैंक जानता था कि एल्काट्राज जैसी जेल में हर छोटी चीज भी बेहद कीमती हो सकती है। सेल में लौटकर उसने तुरंत उसे बाइबल के अंदर छुपा दिया। कुछ घंटों बाद ग्रुप शावर के दौरान वुल्फ फिर से फ्रैंक को परेशान करने आया। इस बार फ्रैंक ने उसे जमकर पीटा और जेल में अपनी ढाक जमा दी। इसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई उससे पंगा लेने की। धीरे धीरे फ्रैंक जेल की लाइब्रेरी में ज्यादा समय बिताने लगा। यहीं उसकी दोस्ती इंग्लिश नाम के लाइब्रेरियन से हुई जिसे भी उम्र कैद की सजा मिली थी। दोनों को इतिहास की किताबें पढ़ना पसंद था। इसी दौरान फ्रैंक ने डॉक नाम के एक कैदी से भी मुलाकात की जो एक शानदार कलाकार था और अपना समय पेंटिंग बनाने में बिताता था। डॉक का मानना था कि पेंटिंग ही उसे इस नरक में पागल होने से बचाए हुए थी। उसी शाम फ्रैंक को एक गार्ड ने कारपेंटर की नौकरी के बारे में बताया जिसमें हर घंटे के 15 सेंट मिलते थे। फ्रैंक ने यह नौकरी स्वीकार कर ली, लेकिन जल्द ही मुसीबत आई। एक दिन जब सभी कैदी अपनी सेल से बाहर थे, वुल्फ हथियार लेकर फ्रैंक पर हमला करने आया। डॉक ने समय पर चेतावनी दी और फ्रैंक ने अपनी जैकेट से हमला रोक दिया। लड़ाई छिड़ गई और जब गार्ड्स ने रोकने की कोशिश की तो वुल्फ ने गार्ड पर भी वार कर दिया। नतीजतन दोनों को सॉलिटेरी कन्फाइनमेंट में भेज दिया गया, वह काला पिंजरा जहां कैदी को अकेले रखा जाता था। फ्रैंक को इस बात का गुस्सा था कि सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए उसे इस सजा का सामना करना पड़ रहा था। 2 हफ्ते की सजा के बाद जब वो लौटा तो लिटमस ने अपने चूहे के जरिए एक स्वागत संदेश भेजा। वापस आने के बाद उसकी दोस्ती चार्ली नाम के पड़ोसी कैदी से हुई जो एक बड़ी चोरी के जुर्म में सजा काट रहा था। अगले दिन वार्डन ने अचानक जेल का निरीक्षण किया और एक कैदी की सेल में अपनी तस्वीर देखी। पहले तो उसे अच्छी लगी, पर फिर उसने गुस्से में डॉग की सभी पेंटिंग्स को जेल से बाहर फेंकवा दिया। यह डॉग के लिए भारी झटका था क्योंकि उसकी पेंटिंग्स ही उसकी जिंदगी थी। फ्रैंक ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन डॉग टूट चुका था। कुछ दिनों बाद काम के दौरान डॉग ने अपनी 3 उंगलियां काट लीं। यह वार्डन के खिलाफ उसका विद्रोह था। उसी रात जब फ्रैंक अपनी सेल में बैठा था, उसकी नज़र वेंट से निकलते कॉकरोच पर पड़ी। उसे तुरंत समझ आया कि यह वेंट शायद बाहर जाने का रास्ता हो सकता है। इंग्लिश ने उसे बताया कि वार्डन ने डॉग की पेंटिंग्स इसलिए हटवाई थी क्योंकि उसे अपनी तस्वीर पसंद नहीं आई थी। अगले दिन खाने के वक्त फ्रैंक की मुलाकात जॉन और क्लेरेंस नाम के 2 भाइयों से हुई। उन्होंने फ्रैंक को पहले की किसी जेल से पहचान लिया। बातचीत के दौरान वे चर्चा कर रहे थे कि एल्काट्राज से भागना असंभव है क्योंकि चारों तरफ समुद्र है। उन्हें लगा रहा था कि उन्हें यहीं अपनी पूरी जिंदगी बितानी होगी। लेकिन इस बातचीत ने फ्रैंक के दिमाग में एक बीज बो दिया। वह इतिहास रचना चाहता था। वह इस जेल से भागने वाला पहला इंसान बनना चाहता था। उसी रात फ्रैंक ने चुराए हुए नेल कटर से अपनी सेल की वेंटिलेशन ग्रिल के आसपास की सीमेंट खुरचना शुरू कर दिया। जैसे ही गार्ड के कदमों की आहट सुनाई देती, वह तुरंत नेल कटर को बाइबल में छुपाकर पढ़ने का नाटक करने लगता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और ग्रिल के आसपास की सीमेंट ढीली पड़ने लगी। इधर मुलाकात के समय इंग्लिश अपनी बेटी से मिलने गया जो अब काफी बड़ी हो चुकी थी। इंग्लिश को अपनी बेटी का बचपन न देख पाने का गहरा अफसोस था।
वहीं चार्ली को अपनी बूढ़ी माँ की बिगड़ती तबीयत के बारे में पता चला। डॉक्टर के अनुसार उसकी माँ के पास सिर्फ कुछ महीने ही बचे थे। इस खबर ने चार्ली के मन में अल्काट्राज से भागने की तीव्र इच्छा जगा दी। अगली सुबह नाश्ते के दौरान फ्रैंक ने जॉन और चार्ली के सामने अपना प्लान रखा। उसके अनुसार खारे पानी और हवा ने जेल की इमारत को कमजोर कर दिया था, इसलिए वे सीमेंट खोदकर वेंटिलेशन ग्रिल्स निकाल सकते थे, फिर उन ग्रिल्स से होते हुए पाइपलाइन तक पहुंच सकते थे। लेकिन समस्या ये थी कि जेल से तो निकल जाएंगे, समुद्र कैसे पार करेंगे? फ्रैंक ने समाधान बताया। क्लेरेंस जेल के कपड़ों के विभाग में काम करता था। वह वहां से धीरे रेनकोट और रबर सीमेंट चुरा सकता था। इन चीजों से फ्रैंक लाइफ बोट और लाइफ जैकेट बना सकता था। सभी को यह प्लान पसंद आया और उन्होंने मिलकर काम करने का फैसला किया। फ्रैंक हर रात सीमेंट खोदने में लगा रहता और चार्ली बाहर निगरानी रखता कि कोई गार्ड ना आ जाए। लेकिन नेल कटर छोटा था और काम बहुत धीमा हो रहा था। इससे फ्रैंक के हाथों में चोटें भी लग गई थी। अगली सुबह फ्रैंक ने सभी को यह परेशानी बताई। उन्हें एक बड़े और मजबूत औजार की जरूरत थी। तभी फ्रैंक की नजर अपनी चम्मच पर पड़ी। उसने तुरंत चम्मच को जूते पर रगड़कर गंदा कर दिया और गार्ड से शिकायत की। बाकियों ने भी साथ दिया और गार्ड ने चम्मच बदलने के लिए मान लिया। जब वे चम्मच बदलने फ्रंट डेस्क पर गए तो जॉन ने गार्ड को बातों में उलझाए रखा और फ्रैंक ने एक एक्स्ट्रा चम्मच चुरा ली। फिर उसने लिटमस से 20 दिन की मिठाई के बदले में और भी सामान इकट्ठा किया। इन सब की मदद से फ्रैंक ने चम्मच पिघलाकर नेल कटर और सिक्के के साथ जोड़कर एक नया औजार बनाया जो पहले वाले से कहीं बेहतर था। उसी रात जब फ्रैंक तेजी से काम कर रहा था, एक गार्ड आ गया जिसे चार्ली ने नहीं देखा। लेकिन इंग्लिश ने समय पर गार्ड का ध्यान भटकाया और चार्ली ने बार पर मुक्का मारकर फ्रैंक को सचेत कर दिया। फ्रैंक ने तुरंत सब कुछ छुपा दिया। वे बच गए, लेकिन फ्रैंक को समझ आ गया कि चार्ली पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। अगले कुछ दिनों में फ्रैंक ने पाया कि ग्रिल में पेंच भी लगे हुए थे। उन्हें खोलने के लिए एक और औजार चाहिए था। कारपेंटर शॉप में काम करते हुए फ्रैंक ने चुपके से एक छोटा औजार बनाया, लेकिन उसे मेटल डिटेक्टर से बचाकर निकालना था। उसने एक सड़ा हुआ लोहे का टुकड़ा हाथ में रखा और जब अलार्म बजा तो गार्ड को वही टुकड़ा दिखाया, जबकि असली औजार उसके जूते में था। सेल में पहुंचकर उसने उस औजार से ग्रिल खोल दी। सामने पाइपलाइन का जाल था जो शायद आज़ादी का रास्ता बन सकता था। अब उन्हें और मजबूत प्लानिंग की ज़रूरत थी। उन्होंने नकली सिर बनाने का फैसला किया ताकि गार्ड्स को धोखा दे सके। जॉन ने नाई की दुकान से बाल इकट्ठे किए, चार्ली ने पेंट का इंतजाम किया और फ्रैंक ने इंग्लिश की मदद से अखबार जुटाए। फ्रैंक ने अखबार को दीवार से निकली सीमेंट में मिलाकर इंसानी खोपड़ी का ढांचा तैयार किया। उस पर पेंट और बाल लगाकर वे गार्ड्स को धोखा देने वाले थे। चार्ली ने नकली जालियां भी बनाई जो असली ग्रिल्स जैसी दिखती थीं। एक रात फ्रैंक ने अकेले ही ऊपर जाने का फैसला किया। उसने नकली सिर और नकली ग्रिल का इस्तेमाल किया। पाइपलाइन से ऊपर पहुंचकर उसे एक लोहे का दरवाजा दिखा जो बहुत ऊंचाई पर था। उस तक अकेले पहुंचना नामुमकिन था। उसी समय एक गार्ड राउंड पर आया और फ्रैंक की सेल के पास रुका। उसे शक हुआ, लेकिन नकली सिर की वजह से वो आगे बढ़ गया। अगली सुबह फ्रैंक और चार्ली ने रात की घटना पर चर्चा की। तब तक जॉन और क्लेरेंस ने भी अपने नकली सिर बना लिए थे। सभी ने इसी प्लान के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया। उसी रात जॉन और चार्ली उस लोहे के दरवाजे तक गए और एक दूसरे की मदद से वहां पहुंच गए। उन्हें समझ आया कि दरवाजा काटा जा सकता था, लेकिन इसके लिए और उन्नत औजार चाहिए थे। अगले दिन म्यूजिक क्लास में चार्ली की नज़र एक पुराने पंखे पर पड़ी। उसे लगा कि इसे औजार बनाया जा सकता है। उसने अपनी सारी मिठाई के बदले लिटमस से सौदा किया, फिर पंखे को इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में छुपाकर बाहर निकाल लिया। फ्रैंक ने उस पंखे से एक शक्तिशाली औजार बनाया। फिर वे दोबारा उस लोहे के दरवाजे पर गए और इस बार उसे काट दिया। शोर हुआ और गार्ड्स तक आवाज़ पहुंची भी, लेकिन उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। फ्रैंक और उसके साथियों का रास्ता तैयार था। उन्होंने मंगलवार की रात को भागने का फैसला किया, लेकिन मंगलवार सुबह नाश्ते के दौरान फ्रैंक ने डॉग की याद में टेबल पर एक फूल रख दिया। वार्डन ने तुरंत उसे देख लिया और जेल के नियम याद दिलाते हुए फूल को कुचल दिया। इससे लिटमस को बहुत गुस्सा आया और वह वार्डन पर हमला करने बढ़ा, लेकिन अचानक उसे हार्ट अटैक आ गया और वह गिर पड़ा।
थोड़ी देर बाद वार्डन ने अचानक फ्रैंक की सेल की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। गुस्से में उसने चार्ली और फ्रैंक की सेल बदलने का आदेश दे दिया। इधर वुल्फ भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से आज़ाद हो चुका था और फिर से फ्रैंक पर हमला करने आया, लेकिन इंग्लिश ने उसे बीच में पकड़ लिया। उस रात फ्रैंक, जॉन, चार्ली और क्लेरेंस ने पाइप में मिलने का फैसला किया, लेकिन आखिरी समय पर चार्ली घबरा गया और उसने प्लान में शामिल न होने का फैसला किया। बाकी तीनों अपने प्लान के मुताबिक आगे बढ़े। चार्ली की आंखों के सामने उसकी आज़ादी का सपना दूर होता जा रहा था। दरवाजे को पार करते हुए फ्रैंक और बाकी लोग छत तक पहुंच गए, जहां उन्हें सर्चलाइट से बचना था। इधर चार्ली ने भी आखिरकार भागने का मन बना लिया और पूरी रफ्तार से पाइपलाइन से होता हुआ उस लोहे के दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन अकेले वह उस दरवाजे को पार नहीं कर सकता था। उसने अपनी आज़ादी का मौका अपने डर की वजह से गंवा दिया। दूसरी तरफ सर्चलाइट से बचते हुए फ्रैंक, जॉन और क्लेरेंस जेल की दीवार तक पहुंच गए। उन्होंने आसपास देखा, कोई नहीं था। वे चुपचाप दीवार पार करके जेल से बाहर आ गए। अब वे तीनों एक सड़क पार करते हुए समुद्र के किनारे पहुंच गए। सभी शांति और तेजी से अपना काम कर रहे थे। उन्होंने जल्दी जल्दी नाव में हवा भरनी शुरू कर दी। मुंह से हवा भरना बेहद मुश्किल था, लेकिन जान बचाने के लिए उन्होंने यह कर दिखाया। फिर वे अल्काट्राज की सीमा से हमेशा के लिए दूर जाने के लिए समुद्र में उतर गए। अगली सुबह जब गार्ड्स राउंड पर आए तो शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि फ्रैंक अभी तक सो रहा था। जैसे ही उन्होंने चादर हटाई, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। फ्रैंक की जगह नकली सिर था। पूरी जेल में खबर फैल गई कि कुछ कैदी भाग निकले हैं। गार्ड्स ने तुरंत अलार्म बजा दिया। जल्द ही पता चला कि 2 और कैदी भी गायब हैं। उन तीनों की खोज शुरू हो गई। नाव और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया, लेकिन फ्रैंक, जॉन और क्लेरेंस का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ पुलिस वालों को लगने लगा कि शायद वे समुद्र में डूबकर मर गए होंगे, लेकिन वार्डन अंदर ही अंदर जानता था कि वे बच निकले हैं। दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल को भी कोई तोड़कर भाग चुका था, पर जेल की इज्जत बचाने के लिए वार्डन ने दुनिया के सामने उन तीनों को मृत घोषित कर दिया। लेकिन सच ये था कि इस पर किसी को विश्वास नहीं था। यह एक सच्ची कहानी है जिसके बाद फ्रैंक जेल तोड़ने वाला जीनियस के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। 1 साल तक गुप्त सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन कभी कोई शव नहीं मिला। इसका मतलब था कि वे बचकर भागने में कामयाब हो गए थे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो।